नमस्कार साथियों, अल्फा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम वापस से आपके सामने हैं मॉक टेस्ट 2 के साथ। और इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट को हमने जितना हो सके उतना सीजीएल का जो भी लेटेस्ट पैटर्न है उस पर बनाने की कोशिश की है। इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में आपको स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी से भी सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है, जैसा कि आपके एग्जाम में आपकी बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव पीडीएफ देखने को मिलती हैं, जैसे कि रिसेंटली अभी हमने अपॉइंटमेंट्स और इसके साथ साथ जितनी भी बुक्स एंड ऑथर्स हैं पिछले 1 साल में इसी टाइम ड्यूरेशन के, उनकी पीडीएफ अपलोड की हुई है, तो उसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे कंपाइलेशन आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ जो है वो आपको जनवरी 2023 तक की ग्रुप पर मिल जाएगी, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारा एक क्विज चैनल भी है जिसको अभी हमने एग्जाम के चलते बंद कर दिया था, अब वापस से हम इसको शुरू कर रहे हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वरना आप अपने टेलीग्राम पर A to B क्विज करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा डाउट ग्रुप है, अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप इस डाउट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा ऑफिशियल हैंडल है टेलीग्राम का, अल्फा टू बीटा क्लासेस, ठीक है। तो साथियों शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में दिया गया है अ कंटेनर कंटेन्स 25 लीटर मिल्क। एक कंटेनर में 25 लीटर मिल्क है और इस कंटेनर से 5 लीटर मिल्क जो है वो बाहर निकाला जाता है और उसी को इक्वलेंट अमाउंट मतलब 5 लीटर की अमाउंट से जो है उसको पानी से भरा जाता है। और ये बोला जाता है कि इस प्रोसेस को 2 बार और रिपीट किया गया है, मतलब टोटल में ये प्रोसेस 3 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो आपसे बोला गया है हाउ मच मिल्क इज देयर इन द कंटेनर नाउ। तो आपको इस तीन प्रोसेस के बाद आपको जो मिल्क की क्वांटिटी है ना वो पूछ रहा है, ठीक है, कि उसमें मिल्क कितना बचा है। तो साथियों मेरे को एक बात बताओ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हर बार 5 लीटर निकलता है 25 से, तो जो रेशो बचेगा मेरे पास वो क्या होगा 1:5। मतलब अगर सॉल्यूशन मेरे पास 5 है तो मेरे पास मिल्क कितना बचा हुआ 4, और ये प्रोसेस 3 बार हुआ, तो मैं बोल सकता हूँ कि 3 प्रोसेस के बाद जो सॉल्यूशन अगर 125 है तो मेरे पास मिल्क जो बचा हुआ वो 64 बचा होगा, ठीक है। बट साथ में मेरे को एक बात बताओ, जो मेरे पास सॉल्यूशन है वो तो कितना रहेगा, वो तो 25 लीटर ही रहने वाला है, क्योंकि उसकी मतलब उसकी जो वॉल्यूम है वो तो चेंज होने वाली नहीं है। तो 125 यूनिट की वैल्यू मेरे को कितनी दी गई है 25, मतलब 1/5 किया है मैंने। तो यहाँ पर सेम मिल्क की जो वैल्यू बचेगी वो कितनी होगी, इसका 1/5 मतलब इसका क्या कर दो, इसका डबल करके एक डेसिमल लगा दो, इसका डबल कितना होगा 128 और एक डेसिमल चिपका दो 12.8 लीटर। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो साथियों देखो इस क्वेश्चन को देखो, जैसे इसमें दिया हुआ है कि एक 5 डिजिट का नंबर है 750PQ, ये नंबर डिविजिबल है 3, 7, 11 से, ठीक है। और 3, 7, 11 से अगर ये डिविजिबल है मतलब ये नंबर कटेगा किससे, 3 × 7 × 11 से, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये होता है 231, ठीक है। तो मतलब ये नंबर 231 से कट रहा होगा। और साथ ही साथ अगर साथियों थोड़ी देर के लिए मैं ये मान के चलूँ ये जो नंबर है ये इस फॉर्म में होता 75075, ठीक है। तो आप एक बार बताओ ये नंबर कैसे मिल रहा होगा, ये मिल रहा होगा 75 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1001 से, और ये नंबर स्पेशल होता है आपको पता है। ये नंबर किस से करता है 7 से करता है, 13 से करता है और 11 से करता है, ठीक है। और अभी आप एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ ये नंबर जो है 7, 13 और 11 से करता है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट में ये नंबर आते हैं, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये 75 जो नंबर है अगर ये मैंने आगे लगा दिया तो ये नंबर 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर पकड़ना था, ठीक है। बाकी इसको आप ट्रेडिशनल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कि इसके पास में जाके और फिर मैं चेक करूँ कि कौन सा नंबर इससे कटेगा। सिंस अब देखो 75 से ये सारी कंडीशन मेट हो जाएंगी अगर मैं यहाँ पर 75 लगाता हूँ। कैसे कि भाई 75 इसमें 7 से ये डिविजिबल होगा बिल्कुल, क्योंकि इसके ये जो 1001 है इसमें 7 आ रहा है, आपको दिख रहा है। क्या नंबर 11 से कटेगा, बिल्कुल 11 से भाई ये नंबर कट रहा है क्योंकि इसके उसमें इसका एक फैक्टर 11 है। क्या ये नंबर 3 से कटेगा, बिल्कुल भाई 75 जो लगाया हुआ है आपने ये 75 नंबर 3 से कटेगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये नंबर जो होगा इस फॉर्म में ये किससे कटेगा 3, 7 और 11 से कटेगा, ठीक। इसी के साथ साथ मुझे एक चीज़ और चेक करनी है, अगर ये P है और ये Q है तो आपसे पूछा गया कि P + 2Q, तो 2Q मतलब 5 दूनी 10 + 7 कितना आ गया 17। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसको अप्रोच कर सकते हो, बाकी ट्रेडिशनल मेथड से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द वेटेड अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 7 n नेचुरल नंबर्स। तो भाई पहले n नेचुरल नंबर का आपको वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालना है, ठीक है। गिवन दैट कि जो उनके वेट्स हैं वो उनके कोरस्पॉन्डिंग नंबर्स हैं, मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ कि पहला नेचुरल नंबर 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, अप टू n तक गए में, तो इसका जो वेटेड मीन जो होगा ना इसका वो क्या होगा, इसका वेट होगा, ठीक है। मतलब सॉरी इसका जो वेट होगा वो क्या होगा 1 होगा, इसका वेट कितना होगा 2 होगा, इसका वेट 3 होगा, सिमिलरली इसका वेट कितना होगा n होगा। तो भाई आप एक बार बताओ अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इनका सबका पहले तो प्रोडक्ट निकाल लूंगा, 1 + 2 का स्क्वायर 4 + 9 अप टू
एन स्क्वायर, ये सम आ गया, और सम को डिवाइड कर दूँ किससे, इन नंबर ऑफ टर्म्स से, तो इनका जो सम है ये टोटल टर्म्स कितनी होंगी आपको पता है, ये पहली एन नेचुरल नंबर्स हैं, एन नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। और साथ ही में मुझे पता है ऊपर जो चीज़ लिखी गई है ये क्या है, ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है, तो वो क्या होता है, एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 अपॉन एन इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। 2 से ये 3 पे कटेगा, एन एन प्लस 1 ये कट जाएंगे, आंसर आएगा 2n प्लस 1/3। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो, आपसे पूछा गया फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,625 रुपए पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 साल के लिए 8% पर। गिवन दैट कंपाउंड जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है वो अर्धवार्षिक किया जाता है, मतलब हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जा रहा है, तो साथ ही जो इफेक्टिव रेट हो जाएगा वो 4% हो जाएगा, और ऐसी 4% की कितनी साइकिल बनेगी, 4 साइकिल बनेगी, ठीक है। और इनका आपको नेट निकालना पड़ेगा, बट मैं ये कह रहा हूँ आप एक बार ऑप्शन की तरफ नजर मारो, ठीक है। ये 18,000 है, ये 8,000 है, ये 8,000 है, ये 2600, ठीक है। तो अगर थोड़ी देर के लिए मैं ये भी मान लूँ कि इनका नेट इफेक्टिव 16% है थोड़ी देर के लिए, तो आप एक बार बताओ भाई 15,625 का 16% के आसपास कौन सी डिजिट होगी इनमें से, ठीक है। तो आप एक बार बताओ इसका 10% क्या होगा, 15,662.5, ये इसका 10% आ गया। साथ ही अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका 5% कितना होगा, तो इसका 5% कितना होगा भाई इसका 5% होगा 15,000 का 5% होगा 7500, 15,000 का 5% कितना होगा, सॉरी 15,000 का कह रहा हूँ, 10% का, इस 10% का 5% मतलब इसका आधा करना है ना, तो 750 और 30, 750 और 30, 780 के आसपास होगा। तो 780 अगर मैं इसमें जोड़ना चाहूँ, ठीक है, ये बहुत मैं मतलब काफी दूर दूर करके इसको राउंड ऑफ ले रहा हूँ ताकि मुझे इसका एस्टिमेशन मिल जाए कि ये जो नंबर है किसके आसपास होगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होगी ये मेरी किसकी है भाई ये वैल्यू मैंने निकाली है किसके आसपास, 15% के आसपास, ठीक है। तो वो कितनी जाएगी, ये 2200-2300 के आसपास घूमेगी वैल्यू, ठीक है, 2200-2300 के आसपास। आप एक बार बताओ क्या ये वैल्यू 8,000 का भी हो सकती है, नहीं भाई, तो ये मैक्सिमम कितना जा सकता है, 17 से 18% से ऊपर ये वैल्यू दी जाएगी आपकी, कैलकुलेट कर लेना आप इसको, ठीक है। तो 18% भी अगर मैं लूंगा तो भी वो 100-200 ही बढ़ेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको एस्टिमेशन करके भी इसका कर सकते हो, ठीक है, इस क्वेश्चन को। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो भाई, इसमें दिया गया sin x की वैल्यू आपको 2/5 दी हुई है, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है x एक एक्यूट एंगल है और आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ cos 4x माइनस cos 2x की। अब मेरे को एक बात बताओ, cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, -2 sin a प्लस b बाई 2 sin a माइनस b बाई 2, यही फॉर्मूला होता है। अब आप इसमें रख दो बस, -2 sin a प्लस b बाई 2 क्या होगा भाई, 6x बटा 2 sin 3x और 4x माइनस sin x, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये कितनी वैल्यू जाएगी, sin 3x क्या होता है, 3 sin x, मतलब इसका 3 गुना करना है, तो ये आ जाएगा 6/5 माइनस 4 sin क्यूब x, 4 sin क्यूब x 8/125, sin x की वैल्यू 2/5, ठीक है। इसको सॉल्व करना है बस, तो ये हो जाएगा मेरा कितना, ये 25 आ जाएगा नीचे, तो ये आ जाएगा 125 और साथ में ये 5 आ जाएगा इधर से, और ये कितना हो जाएगा 25 का 150 माइनस 32। अब एक बार बताओ 150 में से 32 मतलब 50 में से 32 माइनस करने तो 118 इंटू में 4 और 1 माइनस का साइन, ठीक है। पहले तो आंसर माइनस में आएगा तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, नीचे 625 आएगा तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन है, 8 चौके 32, लास्ट में 2 आना चाहिए, सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो, इसमें बोला गया यदि x 0 से बड़ा है और x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू 2207 है, तो आपसे पूछ रहा है x7 प्लस 1/x7 का मान क्या होगा। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं बोलता हूं कि x स्क्वायर प्लस 1/x2 की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी, तो यार वो क्या होगी, दोनों साइड 2 जोड़ दो, ठीक है, और 2 जोड़ने के बाद इसका अंडर रूट ले लो, तो ये जाएगी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2209 हो जाएगा, नहीं 2209 का अंडर रूट लूंगा तो ये किसके आसपास जाएगा तो 2209 जो होता है ना वो किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 47 का, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 1/x2 की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 47। इसी के साथ साथ x प्लस 1/x की वैल्यू क्या मिलेगी साथ में, वो मिल जाएगी आपको 49 का अंडर रूट मतलब 7, ठीक है। अब मेरा काम हो गया, x7 प्लस 1/x7 कैसे लिखा जाता है भाई, वो लिखा जाता है x4 प्लस 1/x4 इंटू x³ प्लस 1/x³ और माइनस x प्लस 1/x, ये फॉर्मूला इंश्योर आपको पता होगा, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, x4 प्लस 1/x4 की तो वैल्यू है मेरे पास 2207, इसी के साथ साथ x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी भाई, x प्लस 1/x की वैल्यू 7 है तो इसके क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 7 का क्यूब 343 माइनस इसका 3 गुना 21, तो ये कितना है 43 में से 21 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 22, 322, ठीक है। 322 माइनस x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 7, ठीक है। साथ ही एक बात बताओ, 7 दूनी 14 मतलब लास्ट में 4 आएगा -7, 14 माइनस 7 लास्ट की डिजिट 7 होनी चाहिए, एक ही ऑप्शन में आपको दिख रही होगी, तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं,
इस क्वेश्चन को देखो, और ये अधिकतर जो क्वेश्चन थे ना साथियों, ये प्रीवियस ईयर से, ठीक है, अभी रिसेंट एग्जाम में जो पूछे गए हैं वही सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ से उठाए, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में बोला गया ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर, ठीक है भाई, एक होलो हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर हमने क्या है, एक होलो सिलेंडर रखा हुआ है। तो भाई ये कुछ ऐसी फिगर है, ये मेरा होलो हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है, और उसके ऊपर मैंने एक सिलेंडर रख दिया, होलो सिलेंडर, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और आपको बोला गया द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, मतलब यहां से रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 आ जाएगी। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। तो आप एक बात बताओ, इस हेमिस्फीयर की तो 7 हो जाएगी, तो ऊपर बची हुई हाइट कितनी होगी, ये 6 हो जाएगी, ठीक है। व्हाट इज द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, भाई इनर सरफेस एरिया क्या होगा, इसका कर्ड सरफेस एरिया ले लो और इस पर्टिकुलर सिलेंडर का क्या ले लो, बाहर वाला एरिया, मतलब कर्ड सरफेस एरिया। तो दोनों के कर्ड सरफेस एरिया को ऐड करना है। और इसी के साथ साथ साथियों मैं एक चीज आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, आप हमेशा ऑप्शंस पर भी नजर रखा करो इस टाइप के क्वेश्चन, खासकर मेंसुरेशन में। आप एक बात बताओ, इन तीनों में से क्या कभी ए, बी और डी ऑप्शन हो सकते हैं? कुछ चेक करो, 7 और 2 9, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, क्या ये 11 का मल्टीपल है? नहीं भाई। क्या ये 11 का मल्टीपल है? नहीं। क्या ये? तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सेम आपको सॉल्व करना है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 2 पाई आर एच, जो कि है इसका कर्ड सरफेस एरिया, और इसका क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको लिखना होगा 2 पाई आर प्लस एच, ठीक। इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हो, यहाँ से आपकी आंसर आ जाएगा 572, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो। अब साथियों इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, यदि 2 मैन या फिर 4 वुमेन या फिर 6 बॉयज एक काम को 50 दिन में कर लेते हैं, तो आप एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से एफिशिएंसी देखूं तो वो क्या आएगी, 2 मैन इक्वल टू 4 वुमेन इक्वल टू 6 बॉयज। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि मैन की जो होगी वो क्या होगी, अगर इन सबको मैं 12 से डिवाइड कर दूं, तो मैन की 6 आ जाएगी, वुमेन की कितनी आ जाएगी 3, और बॉयज की कितनी आ जाएगी 2। ये एफिशिएंसी आ गई मेरे पास, ठीक है। टोटल वर्क की अगर बात करें तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा भाई, 6 दूनी 12, 12 इंटू 50, ये मेरा टोटल वर्क हो गया, ठीक है। देन इन हाउ मेनी डेज विल 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 बॉय टेक टू फिनिश द सेम वर्क। तो भाई एक आदमी, एक बॉय और एक औरत, तो इन तीनों को ऐड कर लो, 6 3 9 और 2 11, तो 11 यूनिट एक दिन में काम होगा। टोटल काम मान लेते हैं x दिन में खत्म होगा, ठीक है, इक्वल टू 600, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600 बटा 11, इतने दिन लगेंगे उनको। तो ये जो होगा ये कितना हो जाएगा 55 50, मतलब 54, 6 बटा 11 डेज, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो है आपका वो सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में दिया गया है, यदि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस a स्क्वायर है, तो sec थीटा प्लस tan क्यूब थीटा cosec थीटा का मान आपको बताना। तो साथियों एक बात बताओ, अगर इसमें मैं थीटा को थोड़ी देर के लिए 60 रख दूं, ठीक है, 45 में इसलिए नहीं रख रहा हूं क्योंकि a की वैल्यू उस पर 0 हो जाएगी। अगर a की 0 होगी तो ये दोनों ऑप्शन आपके सेम आ जाएंगे, ठीक है, 2 माइनस a 3/2 और 2 माइनस a स्क्वायर 3/2। तो थीटा को मैं 60 रखूंगा तो tan स्क्वायर 60 कितना होगा 3 इक्वल टू 1 माइनस a स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मान यहां से क्या आएगा भाई, माइनस का 2, ठीक है। a स्क्वायर का मान जो है वो क्या आ जाएगा, माइनस का 2, ठीक है। अब वो वैल्यू यहां पर फिट करते हैं, थीटा की 60 जैसे आप यहां रखोगे तो sec 60 कितना होगा 2 प्लस tan क्यूब 60 हो जाएगा 3√3 इनटू cosec 60 कितना होगा 2/√3, √3 से √3 करते 3 और 6 और 2 8 आ गया। तो भाई 8 आपको किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा, a की वैल्यू क्या आएगी आपकी, a स्क्वायर की वैल्यू -2 आई है। तो आप एक बात बताओ, अगर मैं इसको c में रखता हूँ, c में अगर मैं a स्क्वायर को -2 रखूंगा तो 2 माइनस ऑफ -2 ये क्या हो जाएगा 4 की पावर 3/2। तो पहले आप इसका स्क्वायर रूट लो, तो 2 का क्यूब करो 8 मिल गया आपको। तो सी ऑप्शन आपका जो है सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, राजू रवि अशोक ये एक इलेक्शन को लड़ते हैं, ठीक, और इस इलेक्शन में क्या होते हैं 5% वोट जो होते हैं वो इनवैलिड हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद राजू को जो है 30% कुल मतों का कुल 30% जो है राजू को मिल जाता है। ध्यान देना साथियों, यहाँ पर टोटल वोट्स बोला है। तो आप एक बात बताओ, अगर मैं बोलता हूं कि टोटल वोट्स 100% है, तो अगर 5% वोट इनवैलिड भी हो गए, तो अगर मैं बात करता हूं कि राजू को कितने मिलेंगे, राजू को 30% मिलेंगे टोटल वोट का, मतलब 30% मिल गया वो। और इसके बाद कौन है, रवि गोट 32% ऑफ टोटल वोट। तो भाई रवि को कितने मिले, रवि को तो टोटल वोट का कितना है 32% मिला होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो तीसरा बंदा बचा हुआ है उसको टोटल वोट कितने मिले होंगे, तो उसको वोट मिले होंगे 62। तो ये हो गए 5% आपके इनवैलिड भी हो गए थे, ठीक है। तो 62 और 5 67 में, अब 100 में से 67 गए तो कितना बचा 33%। तो जो विनर होगा उसको कितने मिलेंगे भाई 33% मिलेंगे। और साथ ही इसमें आपको ये बताया गया कि द विनर गोट 5136 मोर वोट्स देन द पर्सन हु रिसीव्ड लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स।
सॉरी, आप मेरे को एक बात बताओ, लिस्ट नंबर ऑफ वोट्स राजू को मिले ना और विनर को 33% मिले ना, इन दोनों का डिफरेंस कितना है परसेंटेज में? तो 3%। इस 3% की वैल्यू आपको कितनी दी गई? 5136। और आपसे पूछा गया फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, तो 100% की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो 3 से इसको काटूंगा तो 17 3 51 और 17 12 3 36 और 2 जीरो चिपका दो इसके पीछे, 17 12 00 17 12 00। सी ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते, इस क्वेश्चन को देखो, ये नंबर सिस्टम से पूछा गया क्वेश्चन है, पिछले कुछ रिसेंट एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें आपको दिया गया 0.2343434 और ये ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है जी। और आपसे बोला गया इसको अगर मैं a बाई बी की फॉर्म में एक्सप्रेस करता हूं तो आपको b माइनस ए की वैल्यू पूछी गई। तो साथियों एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.2334 पे बार, और इसको आपको पता होगा कि इसको रैशनल फॉर्म में, रैशनल नंबर की फॉर्म में आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? तो इसको आप लिखोगे 234 माइनस 2 अपॉन जितना बार है उतने 99 और जितने में नहीं है उतने 0, आ जाएगा 232 बटा 990। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 116 बटा 2 चौक 8, और वैसे इसका आप वैसे देख लो 900 का आधा कितना होगा 450 और इसका 45 450 और 45 495, ठीक है। तो ये वैल्यू जो होगी आपकी ए की होगी और ये वैल्यू बी की होगी। बी माइनस ए कुछ है ना आपसे, तो 15 में से 6 गए कितना 9 यूनिट डिजिट आपको कहां देखने को मिलेगी? केवल एक ऑप्शन में बी, तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो आप साथियों, इसमें क्या दिया गया, यदि एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, बीडी जो है एसी के परपेंडिकुलर है। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, ये मैंने बनाया, इसमें एंगल बी 90 डिग्री है, ये ए है, ये सी है, ठीक है, और बीडी जो है वो एसी के परपेंडिकुलर है, बीडी एसी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आपसे बोला गया अगर एसी 9 है तो एसी पूरा 9 है, ठीक है, और एडी 3 है, तो एडी 3 है तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आपसे पूछा बीडी का मान, तो साथ ही मेरे को एक बात बताओ, बीडी अगर मैं एक्स मान लूं, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा राइट एंगल ट्रायंगल में कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है 3 × 6, ठीक है। तो एक्स का मान क्या आ जाएगा 18, 18 का अंडर रूट 3√2, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो, इसमें बोला गया द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 सही 2/5 ईयर्स एट 15% सिंपल इंटरेस्ट। तो भाई 2 सही 2/5 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर जो आपको राशि प्राप्त होती है, ध्यान देना ये अमाउंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अमाउंट जो प्राप्त होती है वो 9.5 साल के वर्ष 9.5 वर्षों में उसी सेम दर मतलब 15% पर जो ब्याज मिलता है उससे 507 क्या है, मतलब साधारण ब्याज जो मिलता है वो उससे 507 कम है, ठीक है। तो आप मेरे को एक बात बताओ अगर आपकी मैं मान लूं कि 100% आपका प्रिंसिपल था, ठीक है, तो 2 से ही 2/5 साल में 15% पर आपको कितना ब्याज मिल जाएगा परसेंटेज की फॉर्म में? तो आपको मिल जाएगा भाई ये कितना हो जाएगा, ये 10 और 2 12, 12/5 साल में आपको 12/5 × 15 मतलब 36% आपको क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। तो मैं कह सकता हूं इसमें 36% जोड़ दो तो ये आपकी क्या आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी। तो क्या ये मेरा कहना गलत होगा कि ये 136% होगी आपकी अमाउंट फर्स्ट केस में, ठीक है, अगर 100% आपका इंटरेस्ट है तो, ठीक है। सेकंड केस में क्या होगी, जो सिंपल इंटरेस्ट आया है आपका, ध्यान देना सेकंड केस में मेरे को केवल ऐसा ही देखना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 9.5 साल पे 15% पर, तो भाई 9.5 साल पे 15% मतलब 9.5 कितना होता है 19/2 × 15। अब ये कितना हो जाएगा 190 तो एक हो जाएगा और 95 एक हो जाएगा, 190 और 95 285, 285/2 कितना आ जाएगा 14, तो 140 और 2.5 140 और 2.5 142.5, ठीक है। साथ ही मेरे को एक बात बताओ, पहले केस में अमाउंट 136% है, दूसरे केस में एसआई जो है वो 142.5% है, ठीक है। तो आप मेरे को एक बात बताओ ये इससे कितना ज्यादा है, ये इससे 6.5 ज्यादा है, 6.5% ज्यादा है ना, 6.5% की वैल्यू आपको कितनी दी है सवाल में, 6.5% की वैल्यू दी गई है 507 रुपए। आपसे पूछा गया सम पूछा गया मतलब 100% की वैल्यू पूछी गई। तो आप एक बात बताओ इस 6.5% को क्या मैं 13/2 नहीं लिख सकता, इक्वल टू 507, 13 से इसको काटूंगा 13 3 39 11 117 13 9 117 39 दूनी 78 2 जीरो चिपका दो 7800 रुपए। डी ऑप्शन आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। स्टिल आपका कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें बोला गया द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = 7 एंड a - b * x + a + b * y = 3a + b - 2 इनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। साथियों एक बात बताओ, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब होते हैं, जब कोफिशिएंट ऑफ x a1 by कोफिशिएंट ऑफ x2 मतलब दूसरे में जो कोफिशिएंट ऑफ x है a1 by a2 = b1 by b2 = c1 by c2, जहां पर b1 b2 क्या है y के कोफिशिएंट, c1 c2 क्या है कांस्टेंट, ठीक है। ये तीनों जब इक्वल हो जाते हैं तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो वही चीज हम यहां पर रखने वाले हैं कि 2 बटा a - b = 3 बटा a + b = 7 बटा a - b = 2 + 3 a + b = 7 = 3 a + b = 2 + 3 a + b = 2 + 3 a + b = 2 + 3 a + b = 2 + 3 a + b = 2 + 3 a + b = 2 + 3 a + b = 2 + 3 a + b = 2 + 3 a + b = 2 + 3 a + b = 2 + 3 a + b = 2 + 3 a + b = 2 + 3 a + b = 2 + 3 a + b = 2 + 3 a + b = 2 + 3 a + b = 2 + 3 a + b = 2 + 3 a + b = 2 + 3 a + b = 2 + 3 a + b = 2 + 3 a + b = 2 + 3 a + b = 2 + 3 a + b = 2 + 3 a + b = 2 + 3
3a प्लस बी माइनस 2। साथियों एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों को ही सोल्व कर लूँ, पहले इन दोनों को लेता हूँ मैं, तो ये क्या आ जाएगा 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b। ठीक है, यहाँ से कट गया, ये आ गया a इक्वल टू 5 भी आ गया। तो आप एक बार वो ऑप्शन मेरे को बताओ जिसमें a की वैल्यू जो है वो b के 5 गुना है। आप एक बार बताओ, b ऑप्शन अगर मैं देखूं तो b की वैल्यू का 5 गुना a की वैल्यू है, तो b ऑप्शन। और किसी ऑप्शन में आपको दिख रही है कि उसकी वैल्यू उसका 5 गुना है, ठीक है, तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है। ठीक है, तो इसको आप बी ऑप्शन मार्क करके इस क्वेश्चन को आप आगे बढ़े। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा, बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो 3 मार्च में जो एग्जाम हुआ था सीजीएल का, अभी मींस उसमें पूछा गया था इसी टाइप का क्वेश्चन। हालांकि वहां पर वो जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ट्रुथ और लाई पर बेस्ड था, मतलब अगर वो सच बोलता है तो उसकी इतनी प्रोबेबिलिटी है, लाई की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस ट्रुथ की जो प्रोबेबिलिटी होती है, उस टाइप का सवाल था, मतलब बट पैटर्न यही था। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसमें बोला गया है कि अ मैन एंड हिज वाइफ अपीयर इन एन इंटरव्यू। ठीक है, तो एक आदमी है और उसकी औरत है, वो एक इंटरव्यू में अपीयर होते हैं और वहां पर हस्बैंड के सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/7 है। ध्यान देना, सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/7 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ सिलेक्शन कितनी है, 1/5। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हस्बैंड के सिलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो होगी 1 माइनस हस्बैंड के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, दैट इज हस्बैंड के सिलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी को मैं बोल देता हूँ h बार, तो वो होगी 6/7। वाइफ के ना सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4/5। ठीक है, अब आप एक बार बताओ, इसने पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम सिलेक्टेड। तो साथियों एक बात बताओ, ये तो दो केस हो जाएंगे, या तो केवल हस्बैंड सेलेक्ट हो वाइफ सेलेक्ट ना हो, मतलब हस्बैंड सेलेक्ट हो वाइफ सेलेक्ट ना हो, या फिर या का मतलब प्लस, और ये केस है अपने आप में, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो इसलिए मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, या फिर हस्बैंड आपका सेलेक्ट ना हो वाइफ सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, लगा दो इसमें, हस्बैंड सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, 1/7। ठीक है, 1/7 इंटू वाइफ सेलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी 4/5 प्लस हस्बैंड ना सेलेक्ट होने की 6/7, वाइफ सेलेक्ट होने की 1/5। तो सभी एक बार बताओ, नीचे क्या आएगा 35 और ऊपर आ जाएगा 4 + 6 10। काटूंगा तो 5 से 5 दूनी 7, 2/7। बी ऑप्शन आपका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो साथियों, ये क्वेश्चन क्यों लिया मैंने यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आपको पता होगा 2 मार्च को जो एग्जाम हुआ था मेंस का सीजीएल वाला, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें आपसे मोड कैलकुलेट करवाया गया था। ठीक है, इसी इंटरवल बेस्ड पे। ठीक है, तो उसमें आपने वो फॉर्मूला लगाया हुआ L प्लस FM माइनस F0 पाई वो वाला। तो यहाँ पर मैं आपसे डेलिबरेटली ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मीडियन आप कैलकुलेट करो इस वाले फॉर्म में। ठीक, नॉर्मली आपने मीडियन वैसे कैलकुलेट किया हुआ जो रो डाटा आपको दिया जाता है, जिसमें आप असेंडिंग ऑर्डर में देखते हो और फिर वो n/2 वाला फॉर्म लगाते हो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका क्लास इंटरवल की फॉर्म में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, हो सकता है कि आने वाली शिफ्ट में ये पूछा जा सके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है, इसकी फिर फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको। ठीक है, और आपसे मीडियन कैलकुलेट करवा रहे हैं, तो आपको इसमें क्या करना है, आपको एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का अलग से टेबल बनाना है। वो कैसे निकलती है, तो 4 को 4 लिखेंगे, इनका सम आपको यहाँ लिखना है, 9 13 और 9 22, 20 और 22 42, 42 और 14 56, 56 और 8 64, 64 और 68। और ध्यान देना साथियों, ये जो वैल्यू आती है ना, ये क्या होती है, इन सभी फ्रीक्वेंसी का सम, मतलब इनका सम करोगे आपको 68 ही मिलेगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपकी इसमें जो मीडियन में क्लास इंटरवल जो इस केस में जो फॉर्मूला लगेगा मीडियन कैलकुलेट करने का, वो क्या होता है, वो होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है साथियों। ठीक है, कि मीडियन अगर क्लास इंटरवल की फॉर्म में पूछा गया तो उसका निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब ये मैं सारे आपको बता देता हूँ ये क्या क्या होते हैं। L क्या होगा भाई, L वो क्लास होगी, एक सेकंड में पेंशन कर लो ये सही रहेगा। L क्या होगा, L वो क्लास होगी, जैसे अब इसमें देखो F में सबसे बड़ी वैल्यू को कहां दिख रही है, यहां पर दिख रही होगी, तो ये क्या होगा आपका, ये होगी F। F से अगर आप डायगोनली ऊपर जाओगे, F के सामने तो 42 है, इससे जस्ट ऊपर ये जो वैल्यू होगी ये 22 है, ये आपकी क्या होगी, ये होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये आपका क्लास इंटरवल होगा, इसमें सबसे जो छोटी वैल्यू होगी, लोअर लिमिट होगी, वो आपकी L हो जाएगी। तो L यहां पर आपको कितना मिलेगा, 125। ठीक है, और आपको F कितना मिलेगा, 20। आपको N की वैल्यू कहां से मिलेगी, N होती है जो फ्रीक्वेंसी सारी दी हुई है उनका सम, तो N 68 है, तो n/2 आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं। H की वैल्यू, इसका साइज कितना है, 25 से 45 गया, मतलब 20 का साइज है, तो H की वैल्यू 20 हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहां पर हम रख देते हैं, तो L हमने निकाला 125 प्लस n/2 34 माइनस CF की वैल्यू क्या थी 22 अपॉन में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 20 है। ठीक है, इंटू 20। साथियों 20 से 20 कट जाएगा, 34 में से 22 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, और 125 प्लस 12, 25 में 12 जोड़ूंगा तो 37 हो जाएगा, तो 137 आपका सही आंसर होगा, सी ऑप्शन आपका सही आंसर। ठीक है, और आपको याद रखना है ये जो 137 है हमेशा आपके इस इंटरवल के बीच में लाई करना चाहिए, इससे आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने जो चीज की है वो सही है नहीं। ठीक है ना, इस क्लास इंटरवल के बीच में ही आना चाहिए जो आपकी F वाली टेबल। ठीक, जो F वाली आपकी क्लास है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
इस क्वेश्चन को देखो, अगेन ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम हैज 53 सैटरडेज। आपने कोई भी एक रैंडम में लीप ईयर उठा लिया, उसमें 53 शनिवारों की क्या प्रायिकता होगी आपसे पूछी गई है। आप एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बात करता हूं नॉर्मल ईयर की, साधारण वर्ष में आपको कितने दिन मिलेंगे? 365 दिन मिलेंगे। 365 दिन, या फिर मैं बोल सकता हूं 52 वीक्स और एक और दिन, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं लीप वर्ष की, लीप वर्ष में आपको क्या देखने को मिलता है? तो आपको 52 हफ्ते तो देखने को मिलते ही हैं, प्लस आपको 2 और दिन देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये एक और दिन जो है 29 फरवरी वाला जुड़ जाता है इसमें, ठीक है। तो 2 और दिन देखने को मिलेंगे। और साथ ही एक बात बताओ, ये जो 2 और दिन होंगे ये लगातार वाले होंगे, मतलब ये 2 और दिन में क्या क्या हो सकता है केस, या तो इससे पहले वाला दिन, मतलब ये जो 2 और दिन है इसमें एक दिन संडे हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है मंडे हो सकता है, या फिर एक मंडे हो सकता है तो दूसरा ट्यूसडे हो सकता है, या फिर एक ट्यूसडे हो सकता है दूसरा वेडनेसडे हो सकता है, एक वेडनेसडे होगा तो दूसरा थर्सडे हो जाएगा, एक थर्सडे होगा तो दूसरा क्या हो सकता है फ्राइडे हो सकता है, एक फ्राइडे होगा तो दूसरा सैटरडे हो सकता है, एक सैटरडे होगा तो दूसरा संडे हो सकता है, और वापस फिर संडे और मंडे। तो साथियों यही केस बन सकते हैं, ठीक है, इन 2 दिनों में, ठीक है। और अब आप एक बात बताओ आपसे ये पूछा गया ना कि 53 सैटरडे होने चाहिए। एक बात बताओ, 52 हफ्ते भी हैं तो 52 हफ्तों में 52 सैटरडे तो होंगे। अब इन 2 दिनों में कोई भी एक ऐसा दिन उठा लो जिसमें सैटरडे आ रहा हो, तो भाई इन 2 दिनों में हमने देखा कि इसमें सैटरडे है और इसमें सैटरडे, ठीक है। तो अगर ये वाला केस होगा तो तब भी 53 सैटरडे हो जाएंगे, ये वाला केस होगा तब भी 53 सैटरडे हो जाएंगे। तो आपके 2 ऐसे फेवरेबल केसेस हैं आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 आउट ऑफ 7 आपका सही आंसर होगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया ताकि आपको वो फॉर्मूला याद रहे, ठीक है। साथियों आपको वो फॉर्मूला याद रखना है, क्या? मोड इक्वल टू थ्राइस मीडियन माइनस ट्वाइस मीन, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको बाय हार्ट होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको बाय हार्ट होना चाहिए साथियों, क्योंकि आप ये समझो ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है ना तो ये बेवजह में आपके 2-3 नंबर आपके वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, मोड इक्वल टू थ्राइस मीडियन माइनस 2 मीन। अब एक बात बताओ, यहाँ पर मोड आपको दिया गया ना 21, तो मोड 21 इक्वल टू मीडियन कितनी है? मीडियन तो मुझे निकालनी है, तो 3x मान लिया मैंने, x मान लिया मीडियन को, तो 3x हो जाएगा। मीन का डबल मतलब 84, तो यहाँ से 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 84 प्लस 21 105, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35, तो 35 आपकी मीडियन होगी। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो। इफ द एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 157, भाई अब एक बात बताओ, एरिया ऑफ बेस आपको दिया है, मतलब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? 157 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और आपसे बोला गया है कि अगर उसकी स्लांट हाइट 491 है तो वॉल्यूम आपको निकालनी है। तो भाई वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यही होती है। और एच की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब आप एक बात बताओ, एल स्क्वायर की वैल्यू मुझे दी हुई है, ठीक है, बट मुझे आर निकालना है। तो आप एक बात बताओ, 157 का डबल जो होता है वो 314 होता है, और इसलिए आपको बोला गया कि 3.14 आपको लेके चलना है। तो यार मैं अगर यहाँ पर पाई की वैल्यू 314/100 लिखूं, ठीक है, आर स्क्वायर यहाँ लिखता हूँ और ये 157 है, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा यार? ये आ जाएगा यहाँ पर 2, क्या आ जाएगा 50। तो आर स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? 50। तो वो वैल्यू यहाँ पुट कर दो कि भाई एल स्क्वायर कितना है मेरा? एल स्क्वायर है 491 माइनस 50, ठीक है। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21 आ जाएगी, क्योंकि ये कितना बनेगा? 441 बन जाएगा, 441 का अंडर रूट 21 आ जाएगा, तो यहाँ बनेगा 1/3, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14 आपको लेके चलनी है, 3.14 मैंने ली। आर का स्क्वायर, रेडियस कितनी आई मेरी? आर का स्क्वायर 50 है, हाइट कितनी है? 21, ठीक है। तो 3 से मैंने काटा, ये 7 आ गया, ये जाएगा 314 इंटू 5 इंटू 7। अब देखो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? इसका मैं 5 गुना करूं, इसका मुझे 5 गुना करना है ना, तो 31 का 5 गुना कितना होगा? 155, और 0.4 का 5 गुना मतलब 2, 157 आ जाएगा। इसको 7 से गुना करना है ना भाई, 7 7 7 9, लास्ट में 9 आना चाहिए, केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है, तो डी ऑप्शन का सही आंसर होगा। वैसे भी आप देख सकते हो 15 7 105, 1050 और 49, ठीक है, तो 1099 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो, इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है एक पर्सन जो है वो 1 लाख रुपए बोरो करता है किसी बैंक से 10% सिंपल इंटरेस्ट पर, ठीक है, और वो डेट को क्लियर करता है 5 साल में। इफ द इंस्टॉलमेंट पेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर्स टू क्लियर द डेट आर 10,000 20,000 30,000 और 40,000, व्हाट अमाउंट शुड बी पेड एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर टू क्लियर द डेट। ये कहना चाह रहा है कि एक आदमी है वो 1 लाख रुपए बोरो करता है किसी बैंक से 10% साधारण ब्याज पर, ठीक है, और वो क्या करता है पहले साल में जो किस्त देता है वो 10,000 की देता है, दूसरे में 20 की, तीसरे में 30 की, चौथे में 40 की। तो 5वें साल में आपसे पूछ रहे हैं कि कितनी किस्त वो दे कि आप उसका पूरा जो ऋण है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं बोलता हूँ कि किसी ने 1 लाख रुपए उधार लिए हैं बैंक से, ठीक है,
तो 1,00,000 रुपए अगर उधार लिए बैंक से, तो अगर मैं 1 साल बाद जाके बैंक को 10,000 रुपए दे रहा हूँ, तो 1 साल बाद इस 1,00,000 पे 10% तो ब्याज लगेगा। तो यार ये अगर मैं ये कहूँ कि ये 110,000 होंगे, ठीक है, 110,000 हो जाएंगे, तो इसमें कोई गलती नहीं, इसमें कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। 110,000 मतलब इस 1,00,000 पे 10% निकालूंगा तो कितना होगा, 10,000 होगा, तो वो इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 1 साल बाद ये जो डेट है वो इतना हो जाएगा, बट उस बंदे ने 10,000 रुपए दे दिए, तो मतलब वापस बचे होंगे पैसे कितने होंगे, मतलब उसके पास जो बैंक क्या करेगा, 10,000 हटा देगा, मतलब उसके पास जो अब उसका जो ऋण बचा हुआ है वो कितना है, 1,00,000 का, ठीक है। ये लेफ्ट अमाउंट होगी। अब वापस फिर वो क्या जाएगा, 1,00,000 बच गया, अब वापस फिर वो दूसरे साल के एंड में जाएगा, ठीक है, वापस फिर वो दूसरे साल के एंड में जाएगा। अब वो 20,000 रुपए पे करके आ रहा है। अब मेरे को एक बात बताओ, 1,00,000 बच गया था ना, अब वो दूसरे साल के एंड में जाएगा, तो इस पे 10% और जुड़ जाएंगे, इसमें 10% जुड़ेंगे, तो मतलब ये वापस कितना हो जाएगा, 110,000। अब बट वो कितना दिखा रहा है, 20,000 रुपए दिखा रहा है, तो बचेंगे कितने, 80 नहीं, 90,000, 90,000 रुपए बचेंगे। ये क्या होगी, लेफ्ट अमाउंट, ठीक है। अब ये लेफ्ट अमाउंट जो 90,000 रुपए, अब वापस इस पे जब मैं अगले साल जाऊंगा तो इस पे 10% लग जाएगा, तो ये 99,000 हो जाएंगे, क्योंकि 90,000 का 10% कितना होता है, 9,000, तो 9,000 इसमें जुड़ जाएंगे, तो ये 99,000 हो जाएंगे, ठीक है, 99,000 रुपए हो जाएंगे। इसमें उसने क्या दिया है, उसने 30,000 रुपए दे दिए, 30,000 रुपए अगर वो पे करा है, तो उसकी कितनी अमाउंट बची होगी, 69,000 बची होगी। ये अमाउंट क्या होगी, लेफ्ट अमाउंट, ठीक है। साथ ही एक बात बताओ, उन 69,000 रुपीज बचे हुए हैं, 1 साल बाद अगर ये बंदा दोबारा जाता है, 1 साल बाद अगर ये जाएगा, तो इसको इसकी अमाउंट जो हो जाएगी वो 59,000 प्लस 6900, इतनी अमाउंट हो जाएगी, 00996 15 75,900 रुपए उसके हो जाएंगे, ठीक है। बट वो 40,000 रुपए दे के आता है, तो भाई उसकी अमाउंट लेफ्ट कितनी रहेगी, अमाउंट लेफ्ट कितनी रहेगी, 0,0953 35,900 बचेंगे। बट एक बात बताओ, क्या ये तो चौथे साल के एंड में लेफ्ट अमाउंट है, ठीक है, ऊपर लिख देता हूं, 4th ईयर के एंड में लेफ्ट अमाउंट कितनी है, 35,900। क्या केवल यही आंसर होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसने पूछा कि 5वें साल के एंड में वो कितनी अमाउंट थी। ध्यान देना, यहाँ पर एंड ऑफ 5th ईयर बोला है, तो 5वें साल के एंड में अमाउंट कितनी देगा भाई, वो 35,900 तो देगा ही देगा, इस पे 1 साल का इंटरेस्ट भी तो देगा, क्योंकि 5वें साल के एंड तक आते आते इस पे 1 साल का ब्याज भी तो लगेगा। तो इस पे 1 साल का ब्याज कितना लगेगा, 35,900 पे इसका 10% निकालो, 10% मतलब लास्ट की एक जीरो हटा दो, 3,590, 0,995 14 कैरी 1 8 और 1 9 और 3 39,490, 39,490, ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। तो इतनी अमाउंट अगर वो 5वें साल के एंड में देगा, तब उसके जाके 1,00,000 रुपए का जो ऋण है वो 5 साल के लिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। 22वां क्वेश्चन देखो, इसमें बोला गया द इक्वेशन ऑफ सर्कल C1 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है। दूसरे सर्कल की इक्वेशन क्या है, ये वाली, और आपसे पूछा गया कि इनकी कॉमन टेंजेंट बतानी है आपको, इसकी कितनी कॉमन टेंजेंट होगी। तो साथ ही एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपको पता होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो यहाँ पर रेडियस जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2, रेडियस 2 होगी। साथ के साथ आपको अगर मैं ये पूछूं कि इसके सेंटर कहाँ होंगे, तो इसके सेंटर बिल्कुल होंगे इस पे, ऐसे पास हो रहा होगा, मतलब थोड़ा नीचे बनाइएगा इसको, ठीक है, 0,0 सेंटर होंगे इस पर्टिकुलर किसके, सर्कल की। तो यहाँ पर सेंटर की अगर मतलब वो पूछे जाए कोऑर्डिनेट्स, तो वो 0,0 होंगे। यहाँ पर अगर बात करी जाए तो आपको पता होगा सर्कल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां पर ए और बी क्या होते हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक। तो अगर मैं इसको उस फॉर्म में सजाना चाहूँ तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा भाई x और ये 6 है ना, तो ये बन जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y के साथ 8y है ना, तो ये बन जाएगा y प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब एक बात बताओ, ये तो 16 था, तो ये तो इसके साथ क्लब हो जाएगा। इस 3 के लिए मुझे एक्स्ट्रा 9 चाहिएगा, तो वो मैं यहाँ पर +9 करूंगा, तो राइट साइड में भी +9 करना होगा, तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे साथियों -3 और -4, ठीक है, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है माइनस में होती है। और यहाँ पर रेडियस कितनी होगी, रेडियस होगी 3। अब अगर मुझे निकालना है कि इनसे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी पास होंगी, तो आप एक बार बताओ, अगर ये सर्कल कुछ ऐसे होंगे, मान लो ये सर्कल कुछ ऐसे हो, या भाई इस केस में जो कॉमन टेंजेंट आती है वो कितनी आती है, 3 आती है, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं ये चेक कर लूं कि इनके सेंटर के बीच की दूरी क्या उतनी है जितनी इनकी रेडियस का समय, तो मुझे पता चल जाएगा कि दोनों एक दूसरे से सटे हुए हैं, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं भाई, इनके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स इतने हैं और इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट ये है, तो इन दोनों का डिफरेंस मतलब इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो निकालने का आपको फॉर्मूला पता होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ 0, 4 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर, मतलब 5, डिस्टेंस 5 आ गया। और साथ ही एक बात बताओ, इसकी रेडियस 2 है, इसकी रेडियस 3 है, 3 + 2 5 है, मतलब ये एक दूसरे से सटे हुए हैं। तो सटे हुए हैं तो इस केस में कितनी वो होंगी कॉमन टेंजेंट। तो साथियों अगर एक दूसरे से सटे हुए हैं तो इस केस में कॉमन टेंजेंट कितनी होगी, 3 टेंजेंट होंगी। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें बोला गया है किसी मैथ क्विज में 10 स्टूडेंट 20 नंबर स्कोर करते हैं, 6 स्टूडेंट 19 करते हैं, 5 स्टूडेंट 18 करते हैं, 4 स्टूडेंट 17 करते हैं और 2 स्टूडेंट 12 करते हैं। आपसे एवरेज मार्क्स पूछे गए क्लास के। तो आप एक बार बताओ, ये वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है,
भाई 10 जो है बच्चे वो 20 नंबर ला रहे हैं, 6 बच्चे 19 ला रहे हैं, 5 बच्चे कितने ला रहे हैं 18 ला रहे हैं, और 4 बच्चे 17 ला रहे हैं, और 2 बच्चे 12 ला रहे हैं। तो एक बार बताओ इनका सम कितना हो जाएगा भाई, 200 प्लस 19 का 114 प्लस 18 पंजे 90 प्लस 17 चौक 68 और 12 दूनी 24 अपॉन ये टोटल कितने हैं 16 और 5 21, 21 और 6 27। ठीक है, अब निकाल लो 20 और 11 31, 31 और 9 40, 40 और 8 48, 480 तो एक हो गया। ठीक है, और आपका ये कितना बच गया 4 और 8 12 और 4 16, 16 और जोड़ दो 496 आ गया, 496। ठीक है, 496 अपॉन 2 से 27 आ गया। ठीक है, अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो कितना आएगा भाई, 27 अगर मैं इसको काटूंगा 27 से कम 27 आ जाएगा, 27 में से ये माइनस करेंगे तो 22 आएगा, 22 मतलब 226। तो 226 के आसपास 27 के टेबल में क्या आएगा 27 कितना, 27 चेक होता है कितना 162 और 27 सतह कितना होगा 140 और 49, 27 अठे 216 होता है, 27 अठे 216 होगा ना, तो भाई 8 पे जाएगा 18 पॉइंट समथिंग आएगा, 18 पॉइंट समथिंग मतलब डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को देखो साथ ही उसमें क्या दिया हुआ है, ये रेस वाला क्वेश्चन है, और अब की बार का जो प्री हुआ था उसमें रेस के और परसेंटेज के काफी अच्छे क्वेश्चन थे, तो वो हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में इंक्लूड किए हैं। इसमें दिया गया एक 1500 मीटर की रेस होती है जिसमें जो पी व्हीकल है वो क्यू व्हीकल को 200 मीटर का स्टार्ट देता है, और ऐसा करने पर पी जो है वो 8 सेकंड से जीत जाता है रेस। ठीक है, या फिर अगर दूसरा केस हो कि पी जो है अगर क्यू को 400 मीटर का स्टार्ट दे, ध्यान देना साथियों, पहले केस में पी अगर यहाँ है तो क्यू यहाँ पर है, 200 मीटर का स्टार्ट दिया। ठीक है, 200 मीटर के स्टार्ट में वो पी जो है 8 सेकंड से जीत जाता है। दूसरे केस में क्या कर रहे हैं कि पी यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर खड़ा कर दिया, मतलब 400 मीटर का स्टार्ट दिया, एडिशनल 200 मीटर के स्टार्ट देने पर जो रेस है वो डेड हीट में एंड होती है। डेड हीट का मतलब क्या है, अगर ये टी टाइम ले रहा है यहाँ पर पहुंचने में तो ये बंदा भी टी टाइम में यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, टाइमिंग का सेम हो। तो आपसे मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ बस कि ये 200 मीटर के एडिशनल स्टार्ट पे क्यू उस 8 सेकंड को कवर कर लेता है। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, इसका मतलब सिंपल सा ये नहीं होगा कि 200 मीटर को क्यू 8 सेकंड में ट्रेवल करता है, तो क्यू की स्पीड मेरे पास यहाँ से आ जाएगी कितनी 200/8 मतलब 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो क्यू की स्पीड कितनी है भाई 25 मीटर पर सेकंड। अगर क्यू की स्पीड 25 मीटर पर सेकंड है तो यहां से मुझे एक चीज पता चलेगी कि आपको ये निकालना है कि हाउ लॉन्ग डज व्हीकल पी टेक टू रन 1500 मीटर। तो भाई 1500 मीटर चलने में पी को कितना समय लगेगा, मेरे को एक बात बताओ, सेकंड केस में पी कितना चला है, पी तो 1500 मीटर ही चला है, और क्यू कितना चला है, क्यू चला है केवल और केवल 1100 मीटर। तो आप एक बात बताओ 1100 मीटर क्यू को चलने में कितना टाइम लगेगा 44 सेकंड। क्या इतने ही टाइम में पी यहां पर नहीं पहुंच जाएगा, क्या इतने टाइम में पी यहां पर नहीं पहुंचेगा, तो आंसर क्या होगा इसका 44 सेकंड। ये ऑप्शन आपका सही है। अगर आपसे स्पीड पूछ ले तो आप कैलकुलेट कर सकते हो भाई 44 सेकंड को 1500 मीटर में, 1500 मीटर को 44 सेकंड में कवर कर रहे हैं, तो 1500/44 इसका सही आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में बोला गया राम स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एट 8 AM। तो भाई राम किसी पॉइंट से स्टार्ट करता है, ये पॉइंट बनाया ए और ये पॉइंट बनाया बी। ठीक है, तो राम यहां से स्टार्ट कर रहा है और कितने बजे 8 बजे। ठीक है, और रीचेस पॉइंट बी एट 2 PM, तो यहाँ पर वो 2 बजे पहुंच जाता है। ठीक है, मतलब 6 घंटे के अंदर अंदर वो यहाँ पर पहुंच जाता है। ठीक है, और इसमें बोला है राजू स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट बी, तो राजू यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, और कितने बजे शुरू कर रहा है वो 8 बजे शुरू कर रहा है, मतलब सेम टाइम पे दोनों स्टार्ट कर रहे हैं, और वो यहाँ पर कितने बजे पहुंच रहा है 6 बजे 6 PM पर पहुंच रहा है, मतलब 8/4 ये 10 घंटे लेगा। ठीक है, 10 घंटे लेगा यहाँ पर पहुंचने में। आपसे पूछा गया अगर ये एक सीधी लाइन पर दौड़ रहे हैं तो आपसे पूछा कि कितने बजे ये तो मिल जाएंगे, तो आप मेरे को एक बात बताओ, भाई ये 6 घंटे में पहुंच रहा है, ये 10 घंटे में पहुंच रहा है, तो इनकी स्पीड का रेशो क्या होगा, स्पीड का रेशो होगा जो इनके टाइम का रेशो है उसका उल्टा, मतलब 10/6 जो होगा वो राम की स्पीड से राजू की स्पीड का रेशो होगा। ठीक है, मतलब 5/3 मैंने मान लिया, टोटल डिस्टेंस आप मान लो 15x। ठीक है, तो 15x डिस्टेंस को अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं सेम टाइम पे, तो स्पीड क्या ऐड हो जाएंगी 5 और 3 8। ठीक है, तो 8x स्पीड हो जाएगी और मैंने डिस्टेंस माना था 15x। ठीक है, तो टाइम इनको जो लगेगा वो लगेगा 15/8 घंटे। तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा तो जाएगा 1 घंटा और 15 बटा मतलब 7/8, 7/8 घंटे मतलब इक्वल टू 60, कितना आ जाएगा 8 7 56, 8 7 56 40 7.5। ठीक है, तो साथियों ये कितना होगा, ये हो जाएगा 1 घंटा और 7 7 49 और 7 का आधा मतलब 3.5, तो 52.5 मिनट। तो 1 घंटा 52.5 मिनट मतलब 9:52 के आसपास ही मिल जाएंगे, 9:52 AM पे ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन शायद मैंने गलत लिखा होगा, तो इसका आंसर जो होगा वो 9:52 होगा। ठीक है, देख लीजिएगा इसको। इस क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये क्वेश्चन देखो, इसमें बोला गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का रेशो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से वो 3:1 है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रेशो एक्स प्लस वाई से 5:6 है। तो आपसे पूछा 2x रेशो 3y की वैल्यू। आप एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि एक्स प्लस वाई इंटू जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है वो ऊपर नीचे कट जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 आ जाएगी। सिमिलरली इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई 5/6, एक्स प्लस वाई कट जाएंगे, यहाँ से एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 5/6। तो आप एक बार बताओ 2x की वैल्यू कितनी आएगी, 18 और 5 23/6, तो x की वैल्यू मेरे पास आई 23/12। तो x की वैल्यू अगर 23/12 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 माइनस 23/12, 12 3 36, 36 में से 23 माइनस करेंगे तो 13/12 y की वैल्यू आई। अब आपसे क्या पूछा है भाई, x का डबल कर दो 46/12। वैसे तो यही ऑप्शन सही होगा क्योंकि इस 46 के अंदर एक ही प्राइम नंबर है 23, ठीक है, वो आपको किसी में और में नहीं दिख रहा, तो आपको आगे सोल्व करने की जरूरत भी नहीं, तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें बोला गया एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, ठीक है, ये मैंने बनाया एक ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर, ठीक है। इसमें आपसे बोला गया है कि पी क्यू इक्वल टू पी आर, ये दोनों साइड बराबर है, ठीक है, और एस इज अ पॉइंट ऑन पी क्यू, पी क्यू पर एस एक पॉइंट है, इसको मैं दूसरे पेन से बना लेता हूँ, इस पर एक एस पॉइंट है, ठीक है, पी क्यू सच दैट पी एस जो है वो किसके बराबर है, आर एस के, तो इनको ज्वाइन कर देते हैं। पी एस और आर एस बराबर है, मतलब ये जो साइड है ये आर एस के बराबर है और आर एस बराबर है क्यू आर की, मतलब ये तीनों साइडें बराबर है और पी क्यू आर पी आर के बराबर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल क्यू पी आर की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इस वाले एंगल की, ठीक है। तो साथ ही में एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर मैंने ये दोनों साइडें बराबर है ना, तो अगर मैंने ये एंगल थीटा मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो इसके अपोजिट थीटा है, तो इस साइड के अपोजिट क्या होगा, ये भी थीटा हो जाएगा। ये थीटा है, तो ये एंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये कितना आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा। और इसके साइड मतलब इस साइड के अपोजिट 2 थीटा है, तो इस साइड मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, 2 थीटा होगा। तो भाई अब एक बात बताओ, पूरी बड़ी साइड मतलब इस साइड, इसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आए। अगर ये 2 थीटा है और ये दोनों साइडें बराबर है तो ये पूरा 2 थीटा होना चाहिए, ऊपर वाला थीटा है तो नीचे वाला क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो मुझे ये चीज पता चल गई कि इस ट्रायंगल के तीनों एंगल जो है वो थीटा, 2 थीटा और 2 थीटा है, तो मतलब 5 थीटा की वैल्यू जो है वो 180 के बराबर होनी चाहिए। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। आपसे पूछा है क्यू पी आर का मान, क्यू पी आर एंगल पी का मान क्या है, थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू 36 डिग्री। सी ऑप्शन आपका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। साथ में इस क्वेश्चन में दिया गया 1/x + 1/y + 1/z इक्वल टू 1 है, और आपको सीधा दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है कि ये जो चीज है ना, इसमें एक्स वाई जेड जो होंगे वो सिमेट्रिक होंगे, एक्स वाई जेड जो होंगे वो क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे। तो सिमेट्रिक होंगे तो मैं मान लेता हूँ कि भाई एक्स की वैल्यू जो है वो 3 है, वाई की वैल्यू भी 3 है, जेड की वैल्यू भी 3 है, ठीक है। सिंस ये वैल्यू मैंने इसलिए मानी है क्योंकि यहाँ पर कहीं पर इनफाइनाइट नहीं बनेगा इन वैल्यू के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर रखूँ तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 जेड माइनस 1 ना, तो जेड माइनस 1 क्या होगा, 1/2 ब्रैकेट 1/3 + 1/3 ये क्या हो जाएगा, 2/3। और साथ में देखना आगे जो वैल्यू होंगी ये बिल्कुल सिमिलर आएंगी क्योंकि भाई एक्स वाई जेड जो है वो सब समान है। तो इसको मैं 3 से गुना कर देता हूँ, 3 से 3 कट गया, ठीक है, और 2/2 ये कट गया, आंसर आ गया 1। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, और आपको अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि वीडियो के इंप्रेशंस बढ़ते हैं और यूट्यूब इसको ज्यादा लोगों तक रिकमेंड करता है, ठीक है। और अगर आपका कोई भी सुझाव है, कोई भी आपका डाउट है, उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। हम वहां पर इसको रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर सेशन अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है अल्फा टू बीटा क्लासेस, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी वीडियोस जो लेक्चर्स होते हैं उनकी पीडीएफ मिलती है, साथ ही साथ कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें देनी होती है तो उसको हम यहाँ पर अपडेट करते हैं। और जल्दी हम और भी कंटेंट के साथ आने वाले हैं, जो भी जैसे आपके आने वाले CHSL एग्जाम है, ठीक है, और आपके जो GD और इनके सबके एग्जाम जो शेड्यूल है उनके लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।